नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बांग्लादेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब है। आरक्षण विरोधी दंगों में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। हिंसा में अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स के जरिए आर्मी के पैराट्रूपर्स को दंगाग्रस्त इलाकों में उतारा गया है। बांग्लादेश में यह हिंसा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ भड़की है। इसकी शुरुआत राजधानी ढाका की यूनिवर्सिटी से हुई थी, लेकिन अब हिंसा की आग ढाका के अलावा बांग्लादेश के रंगपुर, चटगांव, मेमनसिंह, नारायणगंज, बारीसाल, खुलना, राजशाही, गाजीपुर और बगुड़ा जैसे ज्यादातर शहरों में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना सरकार से 1972 से देश में लागू आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों के बाद अब बांग्लादेश के स्कूलों के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। बांग्लादेश के सरकारी टीवी चैनल के ऑफिस को जला दिया गया है, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना को आदेश दिया। सरकार को सपोर्ट करने वाले आरक्षण के समर्थक ग्रुप्स भी मैदान में आ गए हैं, इसलिए टकराव की स्थिति है। हालात और बिगड़ गए हैं। हालात को देखते हुए बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में 1972 से ही सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, जिसमें 1971 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं को 30% रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा देश के पिछड़े जिलों की महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। स्टूडेंट्स का विरोध इसलिए है कि मुक्ति योद्धाओं के बाद रिजर्वेशन उनके बेटे बेटियों को दिया गया। नाती पोतों के लिए भी 30% रिजर्वेशन कंटिन्यू कर दिया गया। 2018 में विरोध प्रदर्शनों के बाद यह रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसे सरकार ने फिर लागू कर दिया। इसलिए लोगों में गुस्सा भड़का। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करें, हिंसा से बाज आएं। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उनसे सावधान रहने को कहा है। सुरक्षा की वजह से आज बांग्लादेश से कुछ भारतीय यात्री स्वदेश लौट भी आए। बांग्लादेश में करीब 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं और उनमें लगभग 8,500 स्टूडेंट्स हैं। भारत के लोगों की सुरक्षा की चिंता है। फिलहाल उन्हें कहा गया कि सावधानी बरतें। अगर किसी तरह कोई मुश्किल हो तो इंडियन हाई कमीशन को कांटेक्ट करें। अच्छी बात है कि अब तक सारे भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। उनको सलाह दी गई है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ लगातार हाई कमीशन के संपर्क में रहें। असल में जब इस तरह के दंगे होते हैं, वायलेंस होती है, तो उसमें वो लोग निशाने पर आते हैं जो दूसरे देशों के नागरिक होते हैं। इसलिए ऐसे समय में सबसे अच्छा यही होता है कि जब तक लूटपाट, आगजनी जैसी घटनाएं हो रही हों, जब तक दंगे हो रहे हों, तब तक अपने घर में ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अब बात करते हैं अमेरिकी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आई खराबी की, जिसकी वजह से आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया। सिस्टम में खराबी की वजह से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, हंगरी, टर्की, अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड में बैंकिंग सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, मीडिया न्यूज चैनल्स और इमरजेंसी सर्विसेज ठप पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में पेमेंट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। पोलैंड में समुद्री जहाजों की आवाजाही रुक गई। ऑस्ट्रेलिया में तो हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी।
क्योंकि बैंकिंग से लेकर पोर्ट टर्मिनल तक सब कुछ ठप हो गया। हांगकांग, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका के कई हवाई अड्डों पर कामकाज बंद हो गया। पैसेंजर्स जहां तहां फंस गए, किसी का चेक इन नहीं हो पा रहा था, किसी की फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में जो गड़बड़ी आई उसकी वजह से अमेरिका के अलास्का, एरिजोना, इंडियाना, मिनेसोटा, ओहायो और न्यू हैम्पशायर राज्यों में 9/11 की इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो गई। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में बैंकिंग सेवाएं बंद हो गईं। माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम फेल होने का असर ब्रिटेन पर भी पड़ा, जहां नेशनल हेल्थ सर्विसेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम रुक गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से पैसेंजर्स की लंबी लंबी लाइनें लग गई। माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम फेल होने से ब्रिटेन में कई टीवी चैनल्स का ब्रॉडकास्ट काफी देर तक बंद रहा। स्काई न्यूज ने तो ऑन एयर ऐलान किया कि उसका ब्रॉडकास्ट रुकने वाला है। Hello, a very good morning. You're watching Sky News. Let's just get you up to date with today's top stories. And a major global IT outage is impacting many of the world's largest companies, including us here at Sky News. The system failure is believed to have been caused by a flawed antivirus update, but nothing has yet been confirmed. Major broadcasters, as well as banks and IT companies are affected, as well as airports as well. Some flights have been grounded through all of this. And just to let you know that you can get all the latest on that outage on our website, on our live blogs. माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम फेल होने का असर हमारे देश पर भी पड़ा। हालांकि हमारे यहां सिर्फ एविएशन सेक्टर में दिक्कत आई। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, भोपाल और बेंगलुरु समेत कई हवाई अड्डों पर सर्वर बंद हो गए। कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लू हो गई। इसे ब्लू स्क्रीन डेथ कहा जाता है। सिस्टम ठप पड़ने की वजह से पैसेंजर्स का चेक इन और बोर्डिंग रोकना पड़ा। कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सबसे ज्यादा इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स कैंसिल हुई। क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए पैसेंजर्स को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं पता था क्यों हो रहा है। क्लाउड में फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ़्लाइट लेट हुई। हमें बिठा के रखा 1 घंटा, उसके बाद फ़्लाइट मैं मुंबई से आ रहा हूँ अभी एयर इंडिया से। फ़्लाइट डिले हुई है, 1 घंटा डिले हुई है। कारण मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया नहीं। बॉम्बे से आया हूँ क्योंकि एक घंटा फ्लाइट लेट के बोला था कि 1 घंटा लेट है। आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? Calcutta. कैलकाटा। तो आपने वेब चेक इन कर लिया है अभी? No, I was not able to do it because of server was down. कल से सर्वर डाउन था, मैं नहीं कर पाई हूँ। तो आप कल से नहीं? कल शाम से मैं ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो पाया। तो आपकी फ्लाइट अभी कितनी देर में है? It's 2 hours. I have 2 hours. हाँ हाँ। I'm trying to get in. Yeah. कहाँ जाना था आपको? जी, मुझे बैंगलोर जाना था, कुछ फैमिली इमरजेंसी था और अभी फिर अचानक से मेरे को मैसेज आया कि कैंसिल हो गया फ़्लाइट। और इनका ना वेबसाइट काम कर रहा है, ना कॉल कोई अवेलेबल है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आने के बाद भी, इतने दूर आने के बाद भी इनका सर्वर अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप लोगों ने बात की तो क्या कह रहे हैं एयरपोर्ट के? वो कह रहे हैं कि अब सर्वर आएगा तो ही बात होगी। और आपकी फ़्लाइट जो आज जा रही थी वो जा रही है या लेट से जा रही है? कैंसिल कर दी? जी। कौन सी फ्लाइट थी? स्पाइस जेट। वजह क्या बताई जा रही है? कोई वजह नहीं है, बस इट स्टैंड्स कैंसल्ड, ऐसा मेल आया मेरे को। ये लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वर डाउन है, पैन इंडिया इशू है, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं? दूसरे फ्लाइट में भी मैं गई तो उनका भी सर्वर डाउन है, कह रहा है कि कोई भी एयरलाइन का कुछ भी अवेलेबल हो, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। टिकट नहीं मिल रहा है, बोल रहा है कि सर्वर डाउन है, परेशान है हम लोग। बच्चे लोग को बंगलौर के लिए है, तो बच्चे को ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है या नहीं? नहीं, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन बोल रहा है, क्या कहा जाएगा? सारे काउंटर पर सर्वर डाउन है। क्या बोला जा रहा है? टिकट काउंटर से नहीं बन पा रही है। टिकट काउंटर से ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है टिकट, ऑनलाइन दिखा रहा है, बुक हो रहा है, बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। लेकिन रेट बहुत हाई है और काउंटर से टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है। सर्वर डाउन बताया जा रहा है।
साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी क्लूलेस थे। पवन दुग्गल ने कहा, अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि सिस्टम क्यों फेल हुआ। हो सकता है ये दिक्कत साइबर अटैक की वजह से हुई हो। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नज़र आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरे तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यह तो क्लियर कर दिया कि यह गड़बड़ी किसी साइबर अटैक का नतीजा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस दिक्कत की शुरुआती वजह बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है, जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई। इसकी वजह से कनेक्टिविटी फेलियर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि इस टेक्निकल ग्लिच को जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। सर्वर्स को पुराने सिस्टम पर डाल दिया गया है और कुछ हद तक ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर डाइवर्ट करके प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन यह गड़बड़ी पूरी तरह से कब तक दूर होगी, इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस मास आईटी आउटरेज से माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी फर्म की साख पर सवाल खड़े हुए हैं। अब सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानों पर मालिक का नाम लिखने का आदेश बड़ा सियासी इशू बन गया है। एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को इसकी परवाह नहीं है। योगी ने आज साफ कर दिया कि दुकानों पर नेम प्लेट सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली सारी दुकानों पर लगाने होंगे। इसके बाद उत्तराखंड में भी हरिद्वार प्रशासन ने इसी तरह का आदेश जारी किया। असल में इस तरह की मांग उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की थी। पहले इसे मुजफ्फरनगर प्रशासन ने लागू किया और अब योगी ने पूरे यूपी में इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। कपिल देव अग्रवाल तो खुश है। आज कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कांवड़ यात्रा आस्था का पर्व है, श्रद्धा के साथ की जाती है। कांवड़िए मांस मछली दूर प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यात्रा के वक्त कांवड़ियों को पता होना चाहिए कि वो खाने पीने का सामान जिस दुकान से खरीद रहे हैं वो किसकी है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा, कई बार मुस्लिम्स हिंदू नाम से होटल ढाबे चलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर भी लगा लेते हैं। इससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया। योगी के इस आदेश को सांप्रदायिक नजरिए से देखना गलत है। देखिए, फल ठेलों वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी खाए, जिसको जहां मर्जी बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। विषय केवल ये है कि जो कांवड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो। यूपी में कांवड़ यात्रा के कई रूट हैं। पश्चिमी यूपी में तमाम कांवड़िए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद से हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके अलावा दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी का है। प्रयागराज से तमाम कांवड़िए काशी जाते हैं और बाबा विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ाते हैं। तीसरा प्रमुख मार्ग गोरखपुर और देवरिया से
देवघर का है। गोरखपुर और देवरिया से बड़ी संख्या में कांवड़िए चलते हैं और झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के धाम में जलाभिषेक करते हैं। इन सभी रास्तों पर जो होटल, ढाबे और रेहड़ी वाले खाने पीने का सामान बेचते हैं, उन सबको अब नेम प्लेट लगानी होगी और अपनी पहचान जाहिर करनी होगी। सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, इस आदेश के बारे में सभी को बता दिया गया है। ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानों और ठेलों पर नेम प्लेट लगा ली है। जो बचे हुए हैं वो भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले लगा लेंगे। जो हमारी गंग नहर पटरी है कांवड़ की, जो NH-58 है, जो सारा कांवड़ मार्ग है, वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियाँ हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ़ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद ना हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके। और अगर उन पर लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है। और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। जो शेष है उनके द्वारा भी आगे कार्रवाई की जा रही है। चूंकि उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा की जबरदस्त धूम रहती है, हरिद्वार में यूपी के अलावा दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों से कांवड़िए पहुंचते हैं, इसलिए यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ढाबों, रेस्टोरेंट्स और ठेले वालों को अपनी नेम प्लेट लगाने और पहचान जाहिर करने का आदेश दिया है। हरिद्वार के एसएसपी पद्मेंद्र डोवल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद ना हो, टकराव ना हो, इसलिए ये आदेश लागू कराया जा रहा है और जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा सरकार के इस आदेश का असर ग्राउंड पर दिखाई दिया। कहीं किसी तरह का विरोध नहीं दिखाई दिया। ज्यादातर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे वालों ने अपने बोर्ड पर प्रोप्राइटर का नाम लिख दिया है और कई ने तो ढाबे का नाम भी बदल दिया है। जैसे बिजनौर में एक ढाबे का नाम पहले नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट था, अब उसमें से नीलकंठ नाम हटा लिया गया है, उस पर काली पट्टी लगा दी गई है और ढाबे के बोर्ड पर सिर्फ फैमिली रेस्टोरेंट लिखा है। इसी तरह संगम ढाबा अब सलीम ढाबा हो गया है। सहारनपुर के न्यू शीतल वैष्णो ढाबा के सामने अब सादिक ढाबा का बोर्ड लगा है। यहां अगल बगल में 2 ढाबे हैं, एक का मालिक सादिक है, दूसरे का मालिक अब्दुल है। दोनों ने बोर्ड पर साफ साफ अपना नाम लिखवा दिया है। मुरादनगर भी कांवड़ यात्रा पर पड़ता है। यहां गंग नहर के ठीक बगल में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम गंग नहर फूड पॉइंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक का नाम तौहीद आलम है। इस रेस्टोरेंट के ओनर ने भी बड़ा सा बोर्ड लगाया है जिसमें सबसे ऊपर साफ साफ अक्षरों में उसका नाम लिखा है। यहां काउंटर पर बैठे आदिल ने बताया कि उन्हें सरकार के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो कुछ छिपाना चाहते हैं। जिसे उनके यहाँ आना होगा वो आए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा तो बाहर फ्रंट पे जो बोर्ड लग रहा है उस पर हमारे ओनर का नाम पड़ा हुआ है, मैसर तौहीद आलम लिखा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। और ये जो हमारा टोकन है मशीन का, इस पर भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, GST नंबर भी लिखा हुआ है। क्या कस्टमर्स के आने जाने पे भी जो है फर्क पड़ता है इससे? नहीं, देखो ये तो ओपनली है सब चीज़, इसमें जैसी जिसकी इच्छा होगी उसकी होगी, जो रुकेगा रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा। फर्क तो पड़ता ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब भाई प्रेम के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सावन के महीने में बाराबंकी के लुदेश्वर महादेव के मंदिर में भी कांवड़ियों की बड़ी भीड़ जाती है। यहां भगवान शिव के मंदिर के ठीक सामने पूजा का सामान, कॉस्मेटिक्स, मिठाई और फल की कई दुकानें हैं। इनमें से बहुत सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। कांवड़िए इन दुकानों से प्रसाद, फल, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जैसी चीजें खरीदते हैं। एक दुकानदार राशिद से हमारे संवाददाता रुचि कुमार ने बात की
तो राशिद ने रुचि कुमार को बताया कि इस फैसले से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, इससे बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाम बताइए अपना। जी राशिद नाम है। राशिद जी, ये बताइए यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान पे? कॉस्मेटिक का सामान है, सेंदूर बिंदी बेचते हैं, माला वाला सब बेचते हैं, और यह प्रसाद की दूसरे की दुकान है। तो कांवड़िये जब आते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ? बहुत भीड़ होती है यहाँ, ये बल्ली में एकदम भर जाते हैं बहुत सारे, यहाँ एकदम भीड़ हो जाती है दुकान के आगे। अच्छा जी। तो अब सरकार ने ये कहा कि जिस रास्ते कांवड़िये गुजरते हैं वहाँ जो दुकानें हैं, जो ठेले हैं, उनमें सब पे नाम लिखा जाना है। तो आपको क्या लगता है सरकार का फैसला? जी सर, कार्ड वो बने थे मेले में, फागुन वाला जो मेला था तो उसमें कार्ड मिले थे, बने भी थे, टंगे भी घर में रखे हैं, जब मेला आता तो पहन लेते हैं गले में। जी। तो जैसे दुकान पे अगर नाम लिखना होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये सरकार का फैसला सही है? हाँ सही है। चाहिए कोई आपको दुकानदारी में दिक्कत? नहीं, दुकानदारी में कोई दिक्कत नहीं होती। असल में कांवड़ियों को दिक्कत सिर्फ उन दुकानों से होती है जहां पर खाने पीने का सामान मिलता है। और बड़ी बात यह कि आज बहुत सारे ऐसे मौलाना भी सामने आए जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, यह लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है, इसे कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए और ना ही इस पर सियासत करनी चाहिए। सरकार ने जो किया सही किया। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुतालिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव न हो, कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। कुंवर बासित अली ने इस मुद्दे पर और भी साफ साफ लफ्जों में बात की। उन्होंने कहा, मुसलमान खुद हलाल देखकर मीट खरीदते हैं तो हिंदुओं की भी सावन में अपने खान पान का ख्याल रखने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ठीक नहीं होगा। कहीं धर्म से आधारित जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये केवल खान पान से जुड़ा हुआ मसला है। हम खाने पीने में जिस तरह से मुसलमान जब चिकन और मटन की दुकान पर जाता है तो देखता है कि हलाल है कि नहीं है। वो जब शादी भी करता है तो हिंदू मुस्लिम देखता है। जब छोटे मोटे कामों के अंदर भी धर्म को देखा जाता है, तो जब धर्म की एक इतना बड़ा सैलाब, इतनी बड़ी आस्था जिसमें करोड़ों लोग यात्रा में शामिल होते हैं और उस खास महीने में नॉनवेज को लेकर के, मांस को लेकर के, शराब को लेकर के परहेज़ खास तौर से रखा जाता है, तो आस्था के सम्मान में सरकार ने काम किया है और मुसलमानों को भी उनके सम्मान में सरकार का सहयोग करना चाहिए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष भी सुनवा देता हूं। बहुत से दुकानदार और मौलाना इस फैसले को गलत बता रहे हैं। कुछ दुकानदारों का कहना है कि अगर पहचान उजागर हो जाएगी तो उनकी दुकानदारी कम हो जाएगी। बहुत से मौलानाओं ने योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, इस तरह के फैसले से मुसलमानों को अछूत बताने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार को यह फैसला फौरन वापस लेना चाहिए। कई और मुस्लिम संगठनों ने भी इसी तरह की बात कही। जैसे दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता सूफिया निजामी ने कहा, बरसों से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते आए हैं। कांवड़ यात्रा सदियों से हो रही है, तो फिर इस बार ऐसा फैसला करने की क्या जरूरत थी। कांवड़ियों के ताल्लुक से ये जो फैसला आया है, ये अपने आप में एक ताज्जुब खेज फैसला है, क्योंकि हमारे मुल्क की ये तहजीब नहीं रही है कि हम किसी का धर्म या किसी का नाम देखकर उससे ख़रीदारी करें। हमने मुख्तलिफ त्यौहार मनाए हैं, जुलूस निकाले हैं, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो। हम एक दूसरे के जुलूसों में ताउन करते चले आए हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में ताउन करते चले आए हैं। रोज़ा रखकर जब हम रोज़ा खोलने का वक्त होता है और हम उसके लिए जब सामान इस्तेमाल करते हैं, ख़रीदते हैं, जब पकाते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो सामान हम हिंदू की दुकान से ख़रीदें या मुसलमान की दुकान से ख़रीदें।
इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि व्यापार में या बिजनेस में भी कोई धर्म आड़े आना चाहिए। और इस तरीके की चीज़ें किस बुनियाद पर की जा रही हैं ये तो वही लोग बता सकते हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया है। बहरहाल ये चीज़ हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। एनडीए में शामिल कुछ पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जाति और धर्म के आधार पर जहां भी लोगों को बांटने की कोशिश होगी वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूं कि मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूं। तो जहां पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूं, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, कांवड़ यात्रा बिहार में भी निकाली जाती है। तमाम मुसलमान कांवड़ियों का स्वागत करते हैं। यूपी में जो फैसला किया गया है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है। योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले कभी इस तरह का कोई कानून अस्तित्व में नहीं आया। कांवड़ यात्राएं खाली यूपी में नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा प्रांत में भी निकलती है। हमारा बिहार प्रांत तो देश में सद्भावना की ऐसी मिसाल है कि जो मुस्लिम लोग हैं भागलपुर से लेकर के धाम तक दुकानें लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करते हैं। इस बार जो कानून लगा है मुजफ्फरनगर और उसके आसपास, ये यूं भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इन सिद्धांतों के विरुद्ध है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद ये फरमान जारी होते हैं कि अमुक अमुक धर्म के मानने वालों से खाना पीना ना खाया जाए। तो ये विभाजनकारी है और इसमें विभाजन की बू आती है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार संवेदनशील है और वो इस पर पुनर्विचार करे। चूंकि एनडीए के सहयोगी दल योगी के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो विरोधी दलों के नेता पीछे कैसे रहते? इस मामले पर आज प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम के बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। ये आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का आदेश कांवड़ यात्रा के नाम पर काला धब्बा है। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक महान यात्रा है। इस महान यात्रा के आयोजन का उत्तराखंड को सौभाग्य मिलता है। उस सौभाग्य में ये दाग कहाँ से लगा दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की जो हार मिली है ये उसी घबराहट का नतीजा है। बीजेपी एक बार फिर समाज में नफरत का बीज डाल रही है। 100% गलत है, संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो घबराए हैं उत्तर प्रदेश की जीत से, समाजवादियों की, इसलिए किसी न किसी तरह से प्रदेश को नफरत के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश का आवाम बहुत सूझबूझ के साथ ये रास्ते में निकालेगा और हम लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है हमारे देश का, किसी से किसी की जाति नहीं पूछ सकते और ये तो बैनर लटकाने की बात कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध करने वालों को जवाब दिया उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा ने कहा, यह फैसला सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की मंशा से किया गया है। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है, नीयत साफ है। मोहसिन रजा ने कहा, विपक्ष के नेता जानबूझकर शोर मचा रहे हैं क्योंकि इस शोर में उन्हें सियासी फायदा नजर आने लगा है।
इस फैसले में आदरणीय योगी सरकार ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, वहां पर लगने वाली दुकानों पर प्रोप्राइटर्स के नाम लिखे होना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर्स हों, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कांवड़ लेकर हमारे श्रद्धालु निकलते हैं। तो ये छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है और पिछले अगर आप देखें ये 8वां कांवड़ यात्रा है जिसको माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल में करा रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था उन्होंने और भी प्रोग्राम, अभी जैसे मुहर्रम का प्रोग्राम निकला उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, कहीं कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। और ऐसे ही इसको लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर भी हम बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं कि जो लोग उस रूट पर जा रहे हैं कहीं पर कोई भी बात हो तो तत्काल उसको संपर्क किया जाए जिसकी दुकान पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा है, उसका नाम भी लिखा है। तो इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं की गई है, ये आम एक सर्कुलर है कि सभी लोग अपनी दुकानों पर अपने नाम और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख दें। तो और इसको लेकर मुझे लगता है विपक्ष हल्ला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सूट करती है, धार्मिक राजनीति जो है वो विपक्ष को बहुत सूट करती है, इसलिए वो चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं। इस मुद्दे पर लोग सियासत करें, ये उनका हक है, आलोचना करें, उनका अधिकार है, लेकिन कानून क्या है ये जानना इंटरेस्टिंग है और इस कानून को बनाया किसने था, लागू किसने किया था, ये जानना और भी इंटरेस्टिंग है। योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है और जिस कानून के तहत यह आदेश लागू किया है उसमें खाने पीने की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान पर FSSAI का लाइसेंस, प्रोप्राइटर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी है। इस तरह के कानून का सुझाव सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने दिया था, जिसके आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में कानून बनाया था और 2011 में इसमें दोबारा संशोधन किया था। जहां तक इस मुद्दे पर हो रही सियासत का सवाल है तो राजनीति बीजेपी भी कर रही है और दूसरे विरोधी दल भी कर रहे हैं। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुस्लिम वोटों की फिक्र है और बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्हें मालूम है विपक्ष जितना विरोध करेगा बीजेपी को इसका उतना ही फायदा होगा। ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान का विवाद अब राजस्थान में भी होगा क्योंकि जयपुर नगर निगम ने आज 2 फैसले किए। पहला ये कि अब जयपुर के रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें नहीं चलेंगी और दूसरा, मीट के दुकानदारों को दुकान के बोर्ड पर साफ साफ लफ्जों में लिखना होगा कि मीट हलाल है या छटका। और इस फैसले का विरोध आज से ही शुरू हो गया। हालांकि राजस्थान में इस वक्त एक और बड़ा मुद्दा यह है कि अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगवाने के आरोप में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौर चिश्ती समेत 6 लोग बरी कैसे हो गए। गौर चिश्ती के साथ 6 लोगों को अजमेर की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आज गौर चिश्ती जेल से रिहा होकर आए। अजमेर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। बरी होने के बाद गौर चिश्ती ने कहा उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था, लेकिन अदालत ने उनके साथ इंसाफ किया। मेरे खिलाफ एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था। अब उसमें शासन, प्रशासन, अपने बेगाने जो भी लोग शामिल थे, मैं नहीं कह सकता हूँ कन्फर्म ये कौन लोगों की साजिश थी जिन्होंने मुझे फंसाना चाहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे ये यकीन था न्यायपालिका से कि सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के करम से हिंदुस्तान में मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी भाई हैं, माँ और बहनें हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ करी, उनकी दुआओं से आज मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। और कोर्ट से जो मुझे उम्मीद थी न्यायपालिका से कि मेरे साथ इंसाफ होगा, मुझे इंसाफ मिला। जो न्यायालय का फैसला आया है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, अन्याय की हार है। गौर चिश्ती निचली अदालत से बरी हो गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने, लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इल्जाम एक वीडियो के आधार पर लगा था। वीडियो 17 जून 2022 का है। उस दिन गौर चिश्ती ने एक प्रदर्शन आयोजित किया था जिसमें गौर चिश्ती स्टेज पर खड़े होकर भीड़ से सर तन से जुदा के नारे लगवाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, साफ सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो पुलिस ने शूट किया था। 8 दिन के बाद 25 जून को
इसी पुलिसकर्मी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हमारे वकील की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। इसमें तो कोई शक नहीं कि सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। पुलिस की तरफ से इस इल्जाम को साबित करने के लिए कोर्ट में 22 गवाह पेश किए गए, लेकिन इनमें कोई आम व्यक्ति नहीं था। सारे के सारे गवाह पुलिस वाले थे। पुलिस ने वीडियो अदालत में पेश किया, लेकिन इसकी फॉरेंसिक जांच नहीं करवाई। उस पुलिस वाले का फोन भी जब्त नहीं किया गया जिससे ये वीडियो बनाया गया था। इसीलिए अदालत ने सबूतों के अभाव में, सबूतों की कमी को देखते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। क्योंकि यह मामला उस वक्त आया जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, इसलिए बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने जानबूझकर केस को कमजोर किया। अजमेर में जब सर तन से जुदा के नारे लगे, उसका जो इफेक्ट है, उसकी प्रतिक्रिया कन्हैयालाल की हत्या करके उसका सर तन से जुदा करके हुई। और उसके बाद जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने, चाहे कन्हैयालाल की हत्या के बाद में वो मुलजिम भागते हुए अजमेर आ रहे थे, चाहे गौहर चिश्ती सहित जिन लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, उन पर जो मेहरबानी दिखाई, उसका परिणाम आज सामने है कि जब चालान पेश किया गया, पुलिस ने पूरी प्रक्रिया के अंदर उन सभी खामियों को छोड़ा जो कि कानूनी रूप से विधि सम्मत नहीं थी। उनको छोड़ करके सीधा प्राइमरी एविडेंस को मेलामाइन करके, उसको ख़त्म करके गौहर चिश्ती और सर तन से जुदा नारे लगाने वाले, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को बरी करने का मौका दिया। मोटे तौर पर यह तो दिखाई देता है कि राजस्थान पुलिस ने इस केस की जांच में लापरवाही की, सबूत गायब किए, केस को कमजोर किया। पुलिस को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि जिस डिवाइस से वीडियो शूट किया गया है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया जाता है। पुलिस ने ऐसा करने के लिए ऐसा किया नहीं और वीडियो को सीडी पर ट्रांसफर किया और फोन से वीडियो डिलीट कर दिया। अदालत ने जब सरकारी वकील से पूछा कि ओरिजिनल वीडियो कहां है, तो बताया गया डिलीट हो गया। कोर्ट ने पूछा जिस पुलिस वाले ने अपने फोन में वीडियो शूट किया था वो फोन कहां है, तो कहा गया कि फोन खराब हो गया था, खो गया। कोर्ट ने पूछा नारी भीड़ के सामने लगे थे, लेकिन सारे गवाह पुलिस वाले ही क्यों हैं? पुलिस एक भी इंडिपेंडेंट गवाह क्यों नहीं खोज पाई? तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब यह जानना जरूरी है कि पुलिस ने जो किया वो लोकल पुलिस ने अपने लेवल पर किया या उसे ऊपर से इस केस को कमजोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। यह भी पता लगना चाहिए क्या ये पुलिस की नाकामी है या एक सोचा समझा पॉलिटिकल फैसला जिसके लिए पुलिस के कंधे का सहारा लिया गया। आपने पुलिस वालों को प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठियां चलाते होते कई बार देखा होगा, लेकिन रांची में आज लाठी चलाने वाले भी पुलिसकर्मी थे और लाठी खाने वाले भी पुलिस वाले थे। असल में रांची में पिछले 18 दिन से करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी धरना दे रहे हैं। ये लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन इन सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों ने सीएम हाउस के बाहर लगे बैरिकेड तोड़ दिए, तो सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई असिस्टेंट पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वालों को प्रदर्शन क्यों उतरना पड़ा, यह भी समझ लेते हैं। झारखंड सरकार ने 2017 में 12 नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को असिस्टेंट पुलिस की नौकरी दी थी। नौकरी उस वक्त टेम्परेरी थी, लेकिन सरकार ने वादा किया था उन्हें परमानेंट किया जाएगा। पुलिस में इनकी भर्ती होगी, लेकिन 7 साल में न भर्ती हुई, न सैलरी बढ़ी, न प्रमोशन हुआ। कई बार प्रदर्शन करने के बाद भी जब मांगे पूरी नहीं हुई, तो आज इन लोगों को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ा। नौकरी कर रहे हैं हम लोग,
तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। आज वो एसी में सोने वाला आदमी, उसका 3 बार वेतन वृद्धि हो गया, लेकिन आज हम लोग 10,000 में इतना खट चुके, इतना मर गए, आधा लाश बन के रह गए। आज हम लोग मरने के लिए ही आए हैं, यहाँ मर जाएंगे हम लोग। सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग किस तरह से ड्यूटी करते हैं। यहाँ तक कि आज जो ये ड्यूटी कर रहे हैं ना दीदी भैया लोग, उन्हीं की तरह हम लोग भी ड्यूटी किए हैं। हमेशा सहायक पुलिस को आगे कर दिया जाता है ताकि हम लोग मर जाए। ऐसा ही होता है हमारे को अस्थायीकरण चाहिए। और क्या है कि हम लोग 7 साल हो गया है, हम लोग को आश्वासन खरीद दिया जा रहा है। हम लोग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार तरफ से कोई उसे जवाब नहीं मिला है। खाली बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। हमको 3 बार हुआ, 3 बार धोखा दिया है। ये लास्ट बार है, देखते हैं क्या होता है। सर हम लोग 2017 में बहाल हुए हैं। आप लोग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ओनली फॉर 10,000 रुपये हम लोग को मिलता है। इससे 1 रुपये नहीं मिलता, उसी में भर्ती, जूता, मेडिकल क्लेम सब, मृत्यु के बाद भी 1 रुपये का प्रावधान नहीं। एक्सीडेंटियल ड्यूटी आवर में एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट गया, शरीर कट गया, कोई 1 रुपया नहीं है। इसके बाद भी सरकार हमसे ड्यूटी कंटिन्यू करा रही है। 10,000 में दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कर देती है। आप बताइए, महंगाई 17 और 24 में कितना का अंतर है, कहाँ का नया है। मनरेगा कर्मी से भी हम लोग का बदतर स्थिति है। सरकार को बोल बोल के थक चुके हैं। इतना बार नहीं है, इससे पहले हम लोग 2 बार मोराबादी मैदान में आंदोलन किए। आंदोलन आए, पहला हम लोग 10-11 दिन रहे, उसमें आश्वासन देकर हम लोग वापस भेज दिया। फिर दोबारा आए, 40 दिन रहे, वहाँ 60 दिन का मोहलत मांगा गया। हम लोग दिए। हम लोग गृह सचिव से लेटर मतलब निर्गत किया गया कि हम लोग 60 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ। फिर मजबूरन हमको 3 साल बाद फिर आज आना पड़ा हम लोग को। सहायक पुलिस कर्मियों की सरकार के साथ कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। सरकार का कहना है इन्हें पुलिस फोर्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जा सकती, न इन्हें परमानेंट किया जा सकता है। बहुत जल्द 6,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, तब इन्हें एज रिलैक्सेशन जैसी सहूलियत दी जा सकती है। सुरक्षा से जुड़ी दूसरी नौकरियों में इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। झारखंड सरकार ने इन्हें यह भी भरोसा दिया कि 9 अगस्त को खत्म होने वाला सर्विस टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये सहायक पुलिसकर्मी अपना आंदोलन खत्म करते हैं तो इनकी सैलरी भी 25% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी सरकार के ऑफर को मानने से इनकार कर रहे हैं। सारी मांगों पे बहुत विस्तार से उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई। उनके मानदेय में 25% वृद्धि का निर्णय लिया गया, उनके 1 साल के एक्सटेंशन का निर्णय लिया गया तथा आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी नियुक्तियों में इनके लिए विभिन्न प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रावधान तथा नियमावली को बनाने पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। उसके पश्चात भी सभी सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर सारी बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए आ गए और लगातार उनसे वार्ता का क्रम जारी रखा गया। सभी अधिकारीगण उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रह गए और अभी वर्तमान में यह सभी लोग उठकर वापस से मोराबादी गए हैं। इनको लगातार हम लोग वार्ता करके धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म पहने हुए सिक्योरिटी फोर्स के जवान एक दूसरे पर लाठियां चलाएं, एक दूसरे से टकराएं, ये बहुत दुखद है। किसी भी फोर्स की छवि इससे खराब होती है। अब राजनीतिक दल इस हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जिसकी सरकार होती है वो चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर टेम्परेरी तौर पर भर्तियां करते हैं, उन्हें परमानेंट करने का वादा भी कर देते हैं और चुनाव के बाद सरकारी नियम, कायदे, कानून सामने रख देते हैं। इसीलिए इस तरह के हालात पैदा होते हैं।